अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। ये है दी ओपन पेज, जहाँ हम अदब को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि इसके ज़रिए ख़ुद को, अपने माशरे को और अपने वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया और आज का हमारा मौजू है उर्दू अदब का एक शाहकार बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध। उर्दू अदब में राजा गिद्ध एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये नावल सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना मतन है जो इंसानी नफ्सियात, अखलाकियात, तबक़ाती तक़सीम और रूहानियत के पेचीदा ताल्लुक़ात को नहायत गहराई के साथ बयान करता है। बानो कुद्सिया उर्दू अदब की एक अजीम अदीबा थीं जिन्होंने इंसान के बातिन, इसकी कमज़ोरियों और इसकी रूहानी तलाश को अपनी तहरीरों का मरकज़ बनाया। इनके यहाँ कहानी महज वाक़यात का सिलसिला नहीं बल्कि एक फ़िक्री मुकालमा है और राजा गिद्ध इसी मुकालमे की आला मिसालों में से एक है। बानो कुद्सिया जो एक अजीम अदीबा थीं जिन्होंने इंसान के बातिन की पेचीदगियों को नहायत खूबसूरती से बयान किया, इनका ये नावल हमें सिर्फ़ कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। आइए इस नावल की दुनिया में दाखिल होते हैं। नावल के शुरू में हमें एक ऐसा फ़िक्री ज़ाविया मिलता है जो पूरे मतन पर हावी रहता है। वो लिखती हैं, इंसान जो खाता है वैसा ही हो जाता है। ये सादा सा जुमला दरअसल पूरे नावल की बुनियाद है कि इंसान सिर्फ जिस्मानी ग़ज़ा से नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात, ताल्लुक़ात और इंतख़ाब से भी तश्कील पाता है। राजा गिद्ध एक ऐसी दास्तान है जहाँ कहानी और फ़लसफ़ा साथ साथ चलते हैं। ये नावल हमें मोहब्बत, ख्वाहिश और ताल्लुक़ात के ज़रिए ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ जज्बात और फ़ैसलों का मजमूआ है या इसके पीछे कोई अखलाक़ी और रूहानी निज़ाम भी काम कर रहा है। नावल बार बार इस बात पर ज़ोर देता है कि हलाल और हराम का फ़र्क सिर्फ़ मजहबी हुक्म नहीं बल्कि इंसानी ज़हन और रूह के तवाज़ुन से जुड़ा हुआ है। कहानी का आगाज़ यूनिवर्सिटी के माहौल से होता है जहां प्रोफेसर सुहेल एक ऐसा लेक्चर देते हैं जो पूरे नावल का फ़िक्री ढांचा कायम करता है। वो रिप्रेशन, टैबू और इंसानी जबलत पर बात करते हैं, मगर इनकी असल दलील ये है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को बग़ैर किसी अखलाकी हद के पूरा करता है तो इसका असर इसकी नफ्सियात पर पड़ता है। यहाँ से नावल हमें यह एहसास दिलाता है कि मोहब्बत भी एक अखलाकी इम्तहान है। प्रोफेसर सुहेल हमें यह समझाते हैं कि हलाल और हराम सिर्फ मजहबी इस्तिलाहात नहीं बल्कि इंसानी जहन के तवाज़ुन से जुड़ी हुई हकीकतें हैं। बानो कुद्सिया लिखती हैं, हराम रिज़्क इंसानों के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है जो नस्लों तक मुंतकिल होती हैं। ये ख़याल नावल में बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज में सामने आता है कि गलत इंतखाब सिर्फ़ एक लम्हे का मसला नहीं बल्कि एक मुसलसल असर है। अब चलते हैं कहानी के किरदारों की तरफ। क़य्यूम एक हसास मगर गैर महफूज रावी। क़य्यूम इस नावल का मरकज़ी रावी है। वो एक मुतवस्सित तबक़े से ताल्लुक़ रखता है और यही तबक़ाती पस मंज़र इसकी शख्सियत को गहराई से मुतासिर करता है। वो तालीम याफ्ता माहौल का हिस्सा बनना चाहता है मगर हमेशा ख़ुद को बाहर महसूस करता है। इसका किरदार हमें ये दिखाता है कि एहसास कमतरी किस तरह इंसान की सोच, इसके ताल्लुक़ात और इसके अखलाकी फ़ैसलों को मुतासिर करता है। क़य्यूम का किरदार हमें अंदर से हिला देता है। वो मोहब्बत करता है मगर इस मोहब्बत में एक दर्द है, एक कमी है, एक बेचैनी शामिल है। वो लिखती हैं, मैं इसे चाहता था मगर शायद मैं ख़ुद को इसके काबिल नहीं समझता था। ये जुमला क़य्यूम की पूरी नफ्सियात को बयान कर देता है। एक ऐसा इंसान जो मोहब्बत भी करता है और ख़ुद को इसका अहल भी नहीं समझता। अब चलते हैं सीमी की तरफ। सीमी शाह एक पेचीदा किरदार है। वो ना मुकम्मल तौर पर मुस्बत है ना मनफी। वो एक ऐसी औरत है जिसके पास खूबसूरती, आज़ादी और वसाइल हैं मगर इसके अंदर एक गहरा खला मौजूद है। वो मोहब्बत चाहती है मगर इस्तेकाम से घबराती है। वो ताल्लुक़ात बनाती है मगर इन्हें निभाती नहीं। बानो कुद्सिया लिखती हैं, वो हर चीज़ रखती थी मगर इसे कुछ भी काफ़ी नहीं लगता था। ये लाइन हमें इसके अंदर का खला जो मौजूद था उसका एहसास दिलाती है। अब चलते हैं मोहब्बत का मुसल्लस और जज्बाती कशमकश की तरफ।
کہانی کا مرکزی محور سیمی، آفتاب اور قیوم کے درمیان محبت کا مثلث ہے۔ آفتاب ایک ایسا کردار ہے جو سماجی طور پر مستحکم ہے مگر جذباتی طور پر دور ہے۔ قیوم اس کے برعکس جذباتی شدت رکھتا ہے۔ قیوم سیمی اور آفتاب کے درمیان تعلق ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ طاقت، انا اور اختیار کا مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، محبت کبھی کبھی انسان کو بلند نہیں کرتی بلکہ اسے توڑ دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں طبقاتی فرق، ایک خاموش مگر طاقتور عنصر ہے۔ ناول میں طبقاتی فرق ایک خاموش مگر مسلسل موجودہ قوت ہے۔ قیوم اپنی کم حیثیت کے باعث خود کو کمتر سمجھتا ہے اور یہی احساس اس کی محبت کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف سیمی کی مراعات یافتہ زندگی اسے جذباتی استحکام نہیں دے پاتی۔ اسی طرح حرام کا کانسیپٹ ایک نفسیاتی زہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ناول کا سب سے اہم تصور حرام، جسے بانو قدسیہ نے ایک نفسیاتی اور روحانی زہر کے طور پر پیش کیا ہے، وہ پروفیسر سہیل کا نظریہ یہاں واضح ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو انسان ممنوع چیزوں سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ذہنی اور روحانی توازن کھو دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں راجہ گدھ کا استعارہ مکمل معنی اختیار کرتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں راجہ گدھ کی علامت کی طرف۔ ناول کا سب سے طاقتور استعارہ گدھ ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، گدھ مردار کھاتا ہے اور جو انسان حرام کھاتا ہے وہ بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ یہ استعارہ ہمیں ایک سخت سچ دکھاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے اندر لیتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں۔ گدھ ایک ایسا پرندہ ہے جو مردار کھاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں ایک گہری علامت بن جاتا ہے۔ اخلاقی سطح پر حرام انسان کو آلودہ کر دیتا ہے، نفسیاتی سطح پر یہ ذہنی بے چینی پیدا کرتا ہے اور سماجی سطح پر پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح سیمی کا تدریجی زوال دیکھنے میں سامنے آتا ہے۔ سیمی کی زندگی ایک تدریجی المیے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سیمی کی زندگی ایک مسلسل بے چینی میں گزرتی ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، وہ سکون تلاش کرتی رہی مگر سکون اسے کبھی نہ ملا۔ یہ زوال اچانک نہیں بلکہ ایک تدریجی عمل ہے، ایک ایسا سفر جس میں انسان آہستہ آہستہ خود کو کھو دیتا ہے۔ وہ ایک تعلق سے دوسرے تعلق تک جاتی ہے مگر سکون حاصل نہیں کر پاتی۔ اس کا کردار ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آزادی اگر بغیر سمت کے ہو تو وہ انسان کو بکھیر دیتی ہے۔ اسی طرح قیوم کی اخلاقی شکست بھی دیکھنے میں سامنے آتی ہے۔ قیوم کا کردار بھی مکمل طور پر معصوم نہیں رہتا۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، میں اسے چاہتا تھا مگر اس محبت میں میرا اپنا وجود بھی کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں محبت ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ قیوم بھی سفر میں خود کو کھو دیتا ہے۔ اس کی محبت ایک مقام پر آ کر خود غرضی، حسد اور انا میں بدل جاتی ہے۔ وہ سچ کو سمجھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کر پاتا اور یہی اس کا المیہ ہے۔ اسی طرح مذہب اور اخلاقی نظام پر بات کرتے ہیں۔ ناول یہ موقف پیش کرتا ہے کہ مذہب صرف رسومات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کے اندرونی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو مکمل آزادی نہیں بلکہ ایک اخلاقی سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان صرف عقل سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی جیتا ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ قانون صرف باہر کے نہیں ہوتے، کچھ قانون انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انجام اور نتائج کی طرف دیکھیں تو ناول کا اختتام کسی خوشگوار انجام پر نہیں ہوتا بلکہ ایک گہرے احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سیمی اور قیوم دونوں اپنے فیصلوں کے اثرات کا سامنا کرتے ہیں۔ آخر میں راجہ گدھ ہمیں محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ دیتا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی موجودہ زندگی، اپنی خواہشات اور اپنے انتخاب دیکھ سکتے ہیں۔ ناول کا اختتام ایک سوال کے ساتھ ہوتا ہے، کیا انسان اپنے انتخاب سے بچ سکتا ہے؟ اور شاید اس کا جواب یہی ہے
नहीं। आज के दौर से अगर हम इस नावल का ताल्लुक़ देखें तो हमें लगता है कि ये नावल क्यों अहम है। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं, सोशल मीडिया, फ़ौरी ताल्लुक़ात और ख्वाहिशात की दौड़, तो नावल हमें और ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। हम वही बन जाते हैं जिसे हम बार बार चुनते हैं। यहाँ रुककर हमें ख़ुद से एक सवाल पूछना चाहिए। आज के दौर में जहाँ हम सोशल मीडिया, डिजिटल ताल्लुक़ात और फ़ौरी तस्कीन यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम भी इसी रास्ते पर नहीं चल रहे? क्या हम भी ऐसी चीज़ों पर ज़िंदा नहीं जो वक्ती खुशी तो देती हैं मगर अंदर से हमें खाली कर देती हैं? इंसान की हर ख्वाहिश बेज़र नहीं होती। बाज़ ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़हनी और रूहानी तबाही का सबब बन जाती हैं। बानो कुद्सी लिखती हैं, हर ख्वाहिश आज़ादी नहीं होती, कुछ ख्वाहिशात हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। इखलाकी बुनियाद के बग़ैर आज़ादी सकून नहीं बल्कि बेचैनी पैदा कर देती है। आज के जदीद दौर में जहाँ फॉलो योर हार्ट और जो दिल चाहे करो जैसे नज़रियात आम हैं, राजा गिद्ध हमें याद दिलाता है कि हर इंतखाब के नताइज होते हैं, ख़ास तौर पर वो इंतखाब जो वक्ती खुशी तो देते हैं मगर अंदरूनी सुकून छीन लेते हैं। अगर हम सोशल मीडिया, तेज़ रफ्तार ताल्लुक़ात और फ़ौरी तस्कीन की इस दुनिया में ख़ुद को देखें तो हमें एहसास होता है कि हम भी कहीं ना कहीं इसी गिद्ध की अलामत के करीब जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों पर ज़िंदा रहते हैं जो बज़ाहिर दिलकश मगर अंदर से खोखली हैं। राजा गिद्ध हमें सिर्फ़ एक कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें आईना दिखाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी तौर पर भी। ये हमें मजबूर करता है कि हम ख़ुद से पूछें, हम अपनी रूह को किस चीज़ से ग़ज़ा दे रहे हैं। तो ये था आज का दी ओपन पेज, जहाँ हर सफ़ा एक नई सोच खोलता है।